नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से मुझसे ऐसा पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग कैसे करें या आंसर राइटिंग मैं कैसे किया करती थी। तो आज मैंने सोचा कि मेरे लिखे हुए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, सैम्पल आंसर्स हैं, मैं उसको लेकर के आपसे बात करूं। तो चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, जैव तकनीक क्या है, कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की चर्चा करें। मेरा मीडियम हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में ही क्वेश्चन लिखा करती हूँ, आंसर्स लिखा करती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो जैव तकनीक, ये जो क्वेश्चन है, ये बीपीएससी और जेपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जेपीएससी में तो सिलेबस में ये मेंशन ही है, बायोटेक्नोलॉजी। जैव तकनीक को मैं इंग्लिश में बता दूँ, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। और एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इसका क्या यूजेज है, उसके बारे में यहाँ हमें बात करनी है। तो जब कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है या क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें जैव तकनीक के बारे में जो जो बातें पता हैं वो सब कुछ हमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जैव तकनीक क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है जैव तकनीक क्या है, उसको डिफाइन करना है, और उसके बाद में इसकी उपादेयता यानी इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसके जो यूजेस हैं, वो सिर्फ दो क्षेत्रों में पूछे जा रहे हैं, कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो यहाँ हमें यही बात करनी है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ये जितने भी आंसर मैं जनरली लिखा करती थी, वो आंसर टाइम लिमिट में मैं लिखा करती थी, इसलिए हो सकता है हैंड राइटिंग को लेकर के आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और ये बीपीएससी के लिहाज से मैं लिखा करती थी। जेपीएससी में तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है, 30 to 35 मिनट्स मिल जाता है एक क्वेश्चन लिखने के लिए, लेकिन यहाँ आपको बीपीएससी में 22 से 25 मिनट ही मिलते हैं एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी कि मैं 25 मिनट में कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने किसी टेस्ट सीरीज के दौरान लिखा था। ये टेलीग्राम का कुछ चैनल्स मैंने ज्वाइन किए हुए थे जहाँ टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जा रहे थे, तो वहाँ मैंने लिखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि उसके बाद ये शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये आंसर देखा भी हो, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल वाले हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत राइटिंग में, जो कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अपनी अच्छी राइटिंग में इस क्वेश्चन को अपना आंसर बता करके कई सारे लोगों ने लिखा था। ठीक है, या फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी मैंने देखा था, उन्होंने सेम आंसर को अपने नाम से या अपने स्टूडेंट के नाम से फेसबुक वगैरह पे कई जगह डाला हुआ था, पोस्ट किया हुआ था। खैर चलिए, वो कोई बात नहीं है, यहाँ बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, जैव तकनीक को पढ़ने के लिए मैंने योजना और कुरुक्षेत्र को का हेल्प लिया था। इसके अलावा दृष्टि का जो मेंस कैप्सूल है, वहाँ से मैंने हेल्प लिया था। ठीक है, योजना और कुरुक्षेत्र में बहुत सारे रिसेंट अपडेट आपको मिल जाएंगे। कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसकी जो उपादेयता है, वहाँ बहुत सारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, या हर चीज़ के बारे में ऐसा कोई भी टॉपिक है तो वहाँ रिसेंट अपडेट आपको मिल जाएगा, जो कि बुकिश लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होगा और बुक्स के नॉलेज से भी बिल्कुल अलग होगा। वहाँ आपको कुछ हट के नॉलेज मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा सभी को योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने की सलाह दिया करती हूँ। खैर चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि यहाँ मैं आप लोगों को जैव तकनीक को डिफाइन कर दूँ। देखिए, जैव तकनीक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों तथा उनसे प्राप्त उत्पादों माने विशेषता, सूक्ष्म जीवों की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, जीवों तथा विशेषता उनसे प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करके ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ उच्च उत्पादकता भी प्रदान करती है। ये मैंने डेफिनेशन दिया था, आपको इससे अच्छा डेफिनेशन मिले तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। इसके बाद में जैव तकनीक के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने दी है। जैव तकनीक की अवधारणा भारत में बहुत पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ फिर हमें चलना है ना, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता पर चलना है। तो सीधे उस टॉपिक पे ना आते हुए, चूँकि थोड़ा सा आंसर को मुझे लंबा करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले बात की है, 2-3 लाइन में मैंने बात कर ली है कि जैव तकनीक की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और वर्तमान में इसे नया रूप प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग आदि के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ इन कुछ क्षेत्रों की मैंने बात की है। और फिर क्वेश्चन में चूँकि कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा गया है, तो अब सीधे
वहाँ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एक हेडिंग दे करके, सब हेडिंग दे करके वो मैंने लिखा है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक के प्रयोग को ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कृषि में हम लोग जैव तकनीक को क्या कहते हैं? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अलग अलग होता है ना, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो कृषि के क्षेत्र में हम लोग इसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो वो निम्नलिखित हैं। यहाँ मैं टेबल, ग्राफ, ये फ्लोट चार्ट, ये सब मैं बहुत ज़्यादा यूज किया करती हूँ। आज भी अगर मैं आंसर लिखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है अपनी बातों को इस तरह से फ्लो चार्ट से या पाई चार्ट से इस तरह से दिखा देना। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है और आपके समय की भी बचत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वांछित फसल प्राप्ति, फसल सुधार, पोषण स्तर में वृद्धि, उन्नत बीज उत्पादन, सॉरी ये पॉज हो गया था तो शायद कुछ बातें छूट गई होगी। देखिए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहाँ मैंने दिखाया है और यहाँ मैंने फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है। फ्लो चार्ट जैसा कि मैं हमेशा यूज किया करती हूँ। तो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, वांछित फसल की प्राप्ति, वांछित फसल की प्राप्ति, फसल सुधार, पोषण स्तर में वृद्धि, उन्नत बीज उत्पादन, जैव खाद और उर्वरक, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि, जैव कीटनाशक, मृदा गुणवत्ता में सुधार, जिन बैंक और बीज बैंक के द्वारा बीज संरक्षण और सिंचाई की उन्नत विधि। इन क्षेत्रों में हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ आगे इसके बारे में मैंने बात की है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले वांछित फसल की प्राप्ति। ठीक है, जो डिज़ायर्ड किस्म हमें चाहिए होती है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ तो काफ़ी कुछ कॉन्टेंट्स हैं, लेकिन चूँकि यहाँ आंसर में उतना डिटेल में हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखना होता है, टाइम भी लिमिट होता है। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से इसे टाइम लिमिट में थोड़ा शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है। तो वांछित फसल प्राप्ति में क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक फसलों में जीन संवर्धन के माध्यम से वांछित गुणों वाले फसल को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अधिक परिपक्वता अवधि वाला फ्लेवर सेवर टमाटर। यहाँ मैंने कोशिश की थी कि सभी में एक दो एग्जाम्पल ज़रूर दे दूँ क्योंकि वो थोड़ा सा एक अच्छा सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। उन्हें लगता है कि हाँ, सिर्फ आपको बातें बनाना नहीं आता है, आप उस चीज़ के बारे में रियली में जानते हैं, वाकई में आप जानते हैं, तभी आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो यहाँ ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से हम क्या उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका एक एग्जाम्पल दे करके मैंने इसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फसल गुणवत्ता में सुधार। फसल गुणवत्ता में सुधार में देखिए, यहाँ उत्तक संवर्धन। ठीक है, ये उत्तक माने टिश्यू होता है। तो उत्तक संवर्धन के माध्यम से फसलों में सुधार किया जाता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर इसे कहते हैं हम लोग। टिश्यू कल्चर के माध्यम से फसलों में सुधार किया जाता है तथा पौधों को रोग प्रतिरोधक और रसायन प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। किसी भी बीमारी के प्रति उसे हम लोग रेजिस्टेंस बना सकते हैं और रसायन के प्रति भी इसी प्रकार से हम लोग प्रतिरोधक बना सकते हैं। तो उस बात को मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है क्योंकि ये फसल की गुणवत्ता में ही आएगा। जैसे यहाँ फिर से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे दलहन के पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए बैसिलस थुरिजियसिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ये कई जगह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दलहन के पौधों में इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है पोषण के स्तर में वृद्धि। तो पोषण के स्तर में वृद्धि में हम क्या लिखेंगे? जैव तकनीक तथा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों का समावेश करवाया जाता है। ठीक है, इस विधि को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। या मैंने बाकायदा उस विधि का नाम बताया है कि इस विधि को हम क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा संभव है? तो जैव तकनीक के द्वारा संभव है। जैसे लौह समृद्ध चावल, ये आपने देखा होगा, बिहार में कई जगह आज भी लौह समृद्ध चावल, जिसको हम लोग फोर्टिफाइड राइस कहते हैं, आयरन फोर्टिफाइड राइस, ये सब दिया जाता है। ये आपका पीडीएस स्कीम के तहत लोगों में एक अच्छे हेल्थ के लिए दिया जाता है। जिंक समृद्ध ज्वार, बाजरा तथा विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस। तो यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में उन्नत बीज उत्पादन की बात करते हैं। जैव तकनीक द्वारा हाई यील्डिंग वेराइटी, यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं था तो यहाँ मैंने HYV लिख दिया है, थोड़ा जल्दी में, आप चाहे तो इसे पूरा नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, HYV बीजों का उपयोग करके कृषि पैदावार और फसल नुकसान को कम किया गया है। यहाँ फिर मैंने जैसे पूसा में विकसित सरस्वती और भगवती धान, यहाँ मैंने सरस्वती और भगवती धान का नाम जानबूझ करके लिया क्योंकि ये हमारे जो बिहार से ही हैं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
के उनके फैमिली के लोगों के नाम पर ये सरस्वती और भगवती धान उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो जानबूझ करके मैंने बिहार का एक टच देने के लिए, चूँकि मैं बिहार के लिए आंसर लिख रही थी, तो वहाँ मैंने लिखा है। आप किसी में भी ये पूजा में विकसित सरस्वती और भगवती धान का नाम आप कहीं भी दे सकते हैं। कहीं के लिए भी आप आंसर लिख रहे हो, यूपी के लिए लिख रहे हो या झारखंड के लिए लिख रहे हो, वहाँ दे सकते हैं। या फिर कोई अगर नई किस्म अभी विकसित हुई है तो आप उसे करंट से रिलेट करते हुए उसका भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद में आते हैं जैव खाद और उर्वरक की बात करते हैं। देखिए, यह उर्वरक मृदा में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और फॉस्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। जो जैव खाद और उर्वरक है उसका मैंने काम बताया है। ये उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी में वातावरणीय नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसका फिक्सेशन करता है और फॉस्फेट की घुलनशीलता को, ठीक है, फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इसे बनाने में माइकोराइजा, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, 11th-12 में भी हमने पढ़ा है कि माइकोराइजा, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला, इन सब के बारे में पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में इन सभी को ये सभी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन चीज़ों को मैंने लिखा है। उसके बाद है जलवायु अनुकूल कृषि। ठीक है, तो बदलती जलवायु के साथ सूखा तथा बाढ़ प्रतिरोधी किस्मों का विकास हुआ है और ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार के लिए देखिए, यहाँ सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी दोनों किस्मों का विकास जो है, ये बिहार के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल इसका हम लोग कह सकते हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बाढ़ की भी समस्या बहुत ज़्यादा है और सूखे की भी समस्या है। तो वहाँ के लिए ऐसी किस्में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए स्वर्णा सबवन, वैदेही आदि धान, वहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अंजलि, सहभागी आदि धान की किस्में विकसित की गई हैं। इस तरह के डेटाज आपको योजना कुरुक्षेत्र में मिल जाएंगे। वैसे दृष्टि क्रॉनिकल में भी जब करंट में आप पढ़ेंगे तो इस तरह का अगर कुछ करंट में न्यूज आया हुआ होता है तो वो पर्यावरण संरक्षण में या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में देखिए जैव कीटनाशक। जैव निम्नीकरणीय प्रकृति, ये बायोडिग्रेडेबल जिसको हम लोग कहते हैं, मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी लिख दिया करती हूँ, आप चाहे तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय प्रकृति के जैव कीटनाशक कीटों के जैविक नियंत्रण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय प्रकृति के जैव कीटनाशक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों के जैविक नियंत्रण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे नीम तेल, तुलसी, बैसिलस thuringiensis, उधर पहले भी हमने बात की थी दलहन के लिए, ये सब इन सब का प्रयोग करके इन्हें तैयार किया जाता है। तो जैव कीटनाशक में भी यहाँ तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग है। उसके बाद में बात करते हैं तो मृदा गुणवत्ता की। देखिए, मिट्टी की गुणवत्ता के सुधार में भी यहाँ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, तो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार नियंत्रित कर मृदा के पोषक तत्वों को ह्रास होने से बचाया जा सकता है। मृदा के पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को खत्म होने से, कम होने से बचाया जा सकता है। जैसे एलिगेटर वीड बीटल, ठीक है, यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल किया है, जैसे एलिगेटर वीड बीटल। वहीं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी के बिना पानी में एरोपोनिक्स द्वारा हवा में तथा कोकोपिट, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट द्वारा बिना मिट्टी के खेती की जा सकती है। यहाँ मैंने साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, इस तकनीक को आपने सुना होगा, बिना पानी, ये मिट्टी के बिना पानी में ही जो खेती की जाती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और हवा में जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं। उसके अलावा अभी बिना मिट्टी के कोकोपिट, वो जो नारियल की खाल होती है ना, उससे बनाया जाता है ये कोकोपिट। ठीक है, फिर वर्मिक्यूलाइट और परलाइट भी एक तरह की चट्टान होती है, उसे तोड़ करके ये बनाया जाता है। तो इन सब के बिना मिट्टी में खेती की जा सकती है। एक्चुअली इन तीनों का एक मिक्सचर बनाया जाता है और उस मिक्सचर में खेती की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बिना मिट्टी की खेती। ठीक है, तो ये मृदा गुणवत्ता में सुधार के साथ में मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उसके बाद जीन और बीज बैंक में बात करते हैं। तो देखिए, कई विलुप्त प्राय पौधों के बीज और कलम को क्रायोजेनिक विधि से संरक्षित किया जाता है। यहाँ शॉर्ट में बता करके निकल गई हूँ क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल देने वाली बात नहीं है। क्रायोजेनिक विधि से हम लोग कई सारे जो बीज हैं उसको संरक्षित कर सकते हैं। क्रायोजेनिक विधि में अति शीत ताप पर, बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान पर चीज़ों को संरक्षित किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये प्लांट में भी इसका यूज करते हैं। फिर उन्नत जल प्रबंधन, ये बहुत ज़रूरी है उन्नत जल प्रबंधन। तो यहाँ भी जैव तकनीक की हेल्प ली जा सकती है। क्या हेल्प ली जा सकती है, फसल उत्पादन में पानी की कमी से निपटने के लिए जैव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। श्रीधान टेक्नोलॉजी से हम लोग जो खेती कर ही रहे हैं, तथा गेहूं को कम सिंचाई कर दुगनी उपज प्राप्त की जा रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ श्रीधान और श्री विधि से जो गेहूं की खेती की जा रही है उसको आप नहीं भी लिख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का तो कम यूज है, उससे ज़्यादा ये ह्यूमन माइंड का वहाँ यूज है और वो थोड़ा अलग तरीके से उसमें खेती की जा सकती है। ठीक है, तो इसे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, हालांकि मैंने इसे लिखा था। ठीक है, उसके साथ में आप पूसा हाइड्रोजल, ये तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए यहाँ। पूसा हाइड्रोजल नामक मृदा अनुकूलक द्वारा मृदा की जल अवशोषण क्षमता 300 से 500 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। ये आपने सुना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप इस तरह से करंट के मैगजीन पढ़ते हैं तो 1-2 साल पहले ही ये पूसा हाइड्रोजल जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये एक मृदा अनुकूलक है। ठीक है, इसका अगर मिट्टी में लेयर बना देते हैं ना, मिट्टी में गैस से डाल देते हैं, तो मिट्टी की जो पानी अवशोषण करने की क्षमता है वो 300 से 500 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारे सूखा प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स द्वारा यहाँ मैंने कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के प्रयोग को वो लिखने की कोशिश की है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो किया जाता है वो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उधर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी था, यहाँ ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आप दे देंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो, उसके उपयोग को लेकर के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिर फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश की है। मैं जनरली डायग्राम बनाया करती हूँ, आप मेरे किसी भी आंसर में देखेंगे आपको एक ना एक डायग्राम या फ्लो चार्ट कुछ आपको मिल ही जाएगा, यहाँ में आप मिल जाए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मैंने डायमेंशंस बताने की कोशिश की है, उसका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है वो मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए यहाँ डिटेल में हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला है जल प्रदूषण की रोकथाम में। तो बायो इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा जलीय प्रदूषण का निवारण किया जाता है, जिसमें बायो रिएक्टर, बायो ट्रीटमेंट प्लांट आदि शामिल हैं। ये बायो रिएक्टर, बायो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताने की कोशिश की है। उसके बाद में देखिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, कुछ ऐसे जीवाणुओं का विकास किया जा रहा है जो प्लास्टिक के निम्नीकरण के दर को बढ़ाते हैं। चूँकि अभी तक ऐसे किसी जीवाणु का नाम सामने नहीं आया है तो यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण रोकथाम। तो वायु प्रदूषण रोकथाम में इस दिशा में बायोफ्यूल का विकास करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जैसे जेट्रोफा, ईख का छिलका, धान के भूसे आदि का प्रयोग करके बायोफ्यूल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में जैव ऊर्जा में आ जाइए। तो घरेलू अपशिष्ट और अन्य कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके बायोमास से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। ये बहुत कॉमन सी बात है, हम सभी जानते हैं। इसके लिए गोवर्धन योजना द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है। यहाँ मैंने थोड़ा सा करंट के बारे में एक लाइन अपडेट कर दिया है। उसके बाद में देखिए मृदा का निम्नीकरण। तो जैव कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा प्रदूषण का निवारण किया जाता है। इसके लिए एक तकनीक है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन विधि द्वारा दूषित अपशिष्टों का निवारण किया जाता है। ये दृष्टि मेंस कैप्सूल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन तकनीकों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, ये बायो रेमेडिएशन है, या फिर इधर हमने कुछ तकनीकों की बात की थी, बायो रिएक्टर, बायो ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ मेंस कैप्सूल में इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर देखिए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने में। तो ऐसे उत्पादों का निर्माण भी अब संभव हो गया है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना डालें। जैसे केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में आलू और पॉपकॉर्न द्वारा जैव प्लास्टिक का निर्माण, तथा ब्रिटेन में विकसित ओ नीर, ये ओ नीर होता है ना, वो हम लोग पानी पीने के लिए बॉटल्स वगैरह यूज करते हैं। यहाँ आपको बॉटल यूज़ नहीं करना है, एक जेली जैसा, वो छोटा सा एक बॉल जैसा होगा, वो आपको मुंह में डालना है, वो आपके मुंह में घुल जाएगा, पानी तो चला ही जाएगा और साथ में ऊपर का जो रैप है, ठीक है, जो रैपर है वो भी आपके मुंह में घुल जाएगा। तो एक बायो प्लास्टिक है। ठीक है, ये करंट में मैंने पढ़ा था तो ये मैंने डाला था। और ये जैव प्लास्टिक का निर्माण, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। केंद्रीय आलू संस्थान हमारे देश का शिमला में है, वहाँ इस तरह से ये निर्माण किया गया था। फिर देखिए जीव संरक्षण। तो जीव संरक्षण में क्या है, कई विलुप्त प्राय जीवों और पौधों को क्रायोजेनिक विधि द्वारा या IVF द्वारा जीव संरक्षण कर पर्यावरण के जैविक घटक का संरक्षण किया जाता है। यहाँ क्रायोजेनिक का, पहले वहाँ प्लांट के बारे में भी हमने बात की थी, यहाँ फिर जीव संरक्षण में भी हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ठंडे तापमान पे रख के जीवों का जो वीर्य है उसे संरक्षित किया जाता है। फिर देखिए स्वच्छ वातावरण और अपशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं। तो वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु कई तकनीक विकसित की गई है।
हरित शौचालय में जीवाणुओं द्वारा मल के निम्नीकरण को बढ़ा करके स्वच्छता को बनाए रखने में जैव तकनीक काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, ये आजकल जो ग्रीन टॉयलेट आता है ना, वहाँ जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, वो ये जो अभी आपका डिग्रेडेशन का रेट है, उस डिग्रेडेशन के रेट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आजकल ट्रेन्स वगैरह में ये यूज किया जाता है। वहीं अपशिष्ट के निपटान में भी जीवाणु का उपयोग हो रहा है। बायोमार्कर द्वारा प्रदूषकों का पता लगाना भी अब जैव तकनीक से संभव है। ये भी आप दृष्टि मेंस कैप्सूल में बायोमार्कर वगैरह के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, जैव तकनीक आज औद्योगिकरण और शहरीकरण के युग में वरदान सिद्ध हुआ है। हालांकि इसकी कुछ नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएं भी हैं। अब ये कंक्लूजन पर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि जैव तकनीक आज औद्योगिकरण और शहरीकरण के युग में वरदान सिद्ध हुआ है। हालांकि इसकी कुछ नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएं भी हैं, परंतु इस तकनीक के लाभ इन्हें गौण कर देते हैं। आवश्यकता है कि अनुसंधान पर बल देकर जैव तकनीक को सुगम और सुलभ बनाया जाए। यहाँ आप चाहें तो ये मैंने सिर्फ एक लाइन लिख करके मैं यहाँ निकल गई हूँ, क्योंकि मेरा टाइम एक्सीड कर रहा था। टाइम लिमिट अब मेरे पास, वो जो 25 मिनट्स का मैंने टाइम लिमिट रखा हुआ था, वो खत्म हो रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास समय हो तो यहाँ आप इसकी कुछ नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएँ मैंने यहाँ एक लाइन में सिर्फ बताया है, तो आप उसको एक दो लाइन में बता सकते हैं कि क्या क्या इसका नैतिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ इसके कुछ हानि है, या वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो कुछ यहाँ पर उसकी कमियाँ हैं। तो आप चाहें तो उसे एक दो लाइन में वहाँ पर डील कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं था तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, फिर साथ में चूंकि यहाँ आपसे लाभ पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ नहीं बताएंगे। जब किसी क्वेश्चन में वैसा पूछा जाए कमी, उस पर भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर किसी दिन मैं अगर समय मिलेगा तो मैं उसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, इसकी क्या नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएं हैं, ये जेपीएससी मेंस में अलग से एक टॉपिक ही है, तो उसे मैंने तैयार किया हुआ था। ठीक है, पर आपको चूंकि यहाँ पर उसकी उपादेयता बतानी है, तो आप साथ में लिख दीजिए, पर इस तकनीक के लाभ इन्हें गौण कर देते हैं, यानी इसकी जो कमियाँ हैं वो इसके लाभ से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लाभ ज़्यादा है, कमियाँ कम हैं। ठीक है, तो आवश्यकता क्या है कि अनुसंधान पर बल दे करके जैव तकनीक को और ज़्यादा सुगम और सुलभ बनाएं। ठीक है, तो ये 5-6 लाइन में मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इतना लिखने के बाद वो नहीं बचता है। हालांकि अगर आप जेपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम लिमिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कई सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे आंसर कैसे लिखें, या मेरे आंसर के सैम्पल्स को मांग रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स तो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वहाँ मैं दे दिया करती हूँ, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। और देखिए, आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के कुछ आंसर्स को मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।